ये स्टूडेंट्स, आज अपन लेसन 5 पढ़ेंगे और 4th तक के आप सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर ज़रूर कर लेना, क्योंकि अब आपको नंबर जो मिलेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगे जो आपने होमवर्क किया होगा, और बोर्ड कभी भी कॉपी चेक कर सकता है, ये बात विशेष ध्यान रखें। तो पिछले अध्याय में आप आंकड़ों के प्रस्तुत सारणीकरण एवं आलेखी प्रस्तुतिकरण के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस तरह से आपने आंकड़ों को पहले एकत्रित किया है, फिर उनकी सारणीबद्ध टेबल अलग अलग से किस तरह से प्रस्तुत किया है, प्रसारणी कैसे बनाई है। अब अपन केंद्रीय प्रवृत्ति के माप पढ़ेंगे। इसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, और उसके अंतर्गत अपन को इस लेसन में पढ़ना है कि कैसे इनको करना है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में, जैसे कि आपने समांतर माध्य, मध्य का, बहुलक, इसके बारे में पढ़ा होगा। तो जो आंकड़ों को संक्षिप्त रूप में व्याख्या करने की संख्यात्मक विधि है। दैनिक जीवन में आप आंकड़ों के विशाल समुच्चय के संक्षेपण के उदाहरण देख सकते हैं, जैसे किसी कक्षा में छात्रों द्वारा किसी परीक्षा में प्राप्त किए गए औसत अंक। औसत अंक जो होते हैं, औसत अपन निकालते हैं, वैसे ही समांतर माध्य होता है। जैसे औसत पे अपनी जितनी संख्याएं दी गई हैं, जैसे किसी 5 छात्रों के अंक दे रखे हैं तो उन अंकों का टोटल करेंगे, और से 5 बच्चों का, 5 बच्चे हैं इसलिए 5 का भाग लगा देंगे, तो औसत ऐसे ही निकालेगा कि मिनिमम मार्क्स कितने हैं। इस तरह से आय कितनी है क्लास में, बच्चे खर्च कितना करते हैं। तो क्षेत्र विशेष की औसत वर्षा, किसी कारखाने में औसत उत्पादन, किसी फर्म में काम करने वाले या किसी स्थान विशेष में रहने वाले लोगों की औसत आय, औसत ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार से समांतर माध्य होता है। बैजू एक गांव किसान है, उदाहरण दिया गया है। वह बिहार के बक्सर जिले के बालापुर गांव में अपने खेत में खाद्यान्न का उत्पादन करता है। उस गांव में 50 छोटे कृषक हैं। बैजू के पास 1 एकड़ भूमि है। आप बालापुर के किसानों की आर्थिक स्थिति जानने में रुचि रखते हैं। आप बालापुर गांव में बैजू की आर्थिक स्थिति की तुलना करना चाहते हैं। इसके लिए आपको बालापुर गांव के दूसरे किसानों की जोतों के आकार के साथ बैजू की जोत के आकार की तुलना करनी है। तो उसमें आप वो कैसे करोगे उसके बारे में है। तो यह जानने के लिए हम उसकी जो भूमि है उसके सामान्य अर्थ में क्या निकालेंगे, औसत देखेंगे कि जैसे औसत निकालते हैं। जैसे कि ये उदाहरण है कि मान लीजिए 6 परिवारों की मासिक आय ये दे रखी है, 1600, 1500, 1400, 1525 ये दे रखी है। तो औसत ज्ञात करेंगे ना। तो औसत ज्ञात कैसे करेंगे, ये सब संख्याओं को अपन ने क्या किया, टोटल किया। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 का भाग लगा दिया, यानी ये कितनी हो गई, 1547। तो आप इनको पहले इनको क्या कर लेना, आप क्रम में लिख लेना, या तो क्रम में लिख लेना या नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप ये देख सकते हो कि 1547 जो है औसत है। 1547 से कितने तो अधिक है, कितने अधिक हैं, जैसे 1 और ये हो गया 2 और ये 3 अधिक है। तो 1547 से छोटे कितने हैं, 1 2 और 3। 3 लोग ऐसे हैं जिनकी की आय अधिक है, और 3 लोग ऐसे हैं जिनकी की आय कैसी है, जो न्यूनतम मजदूरी है उससे कैसी है, कम है। तो इस प्रकार से अपन औसत ज्ञात करते हैं। तो सामान्य अर्थ में औसत के ऊपर देखें नीचे दिया गया माध्य, आधे किसानों की जोतों के आकार से अधिक है, देखें नीचे दिए गए। मतलब इस तरह से आपने ये देखना है, ये बात वाली बात होती है। अपन इसमें 3 तरह से ज्ञात करेंगे। एक तो माध्य यानी समांतर माध्य निकालेंगे, फिर मध्य का ज्ञात करेंगे, और उसके बाद अपन बहुलक। अब ये लेसन आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आपको 3 चीज़ें ज्ञात करनी होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको समांतर माध्य निकालना सिखाऊंगी। तो केंद्रीय प्रवृत्ति या औसतों के कई सांख्यिकी माप में 3 सर्वाधिक प्रचलित औसत है, समांतर माध्य, मध्य का और बहुलक। समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, ये जितनी भी संख्याएं दे रखी होती हैं, ये आपका एक तरह से व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है, जिसमें सिर्फ x चर ही दे रखा होता है, एक ही चर दे रखा होता है, तो वो व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल होता है। और व्यक्तिगत श्रेणी के सवाल में समांतर माध्य यदि अपन 2 तरीके से इसमें निकालेंगे, एक तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा और दूसरा लघु रीति के द्वारा। तो प्रत्यक्ष विधि के द्वारा अपन को ये समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे, और उसमें जितने पदों की संख्याएं हैं, जैसे यहाँ 6 पदों की संख्याएं हैं तो 6 का भाग लगा देंगे। और इसका सूत्र है, इसको अपन समांतर माध्य को किस संक्षिप्त रूप में जानते हैं, x बार के रूप में।
और एक्स बार ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, x1 x2 x3 डॉट प्लस डॉट डॉट xn, मतलब जितने भी पद दे रखे हैं, जैसे एक पद है x1 एक, x2 मतलब दूसरा पद, x3 ये एक चर है। x का मतलब, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है पहले वाले लेसन में, चर कैसे होते हैं, x y z के रूप में इन्हें संबोधित किए जाते हैं, जो फर्श दर फर्श फसल दर फसल बदलते रहते हैं। तो x1 x2 x3 ये सारे आपके चर हैं। और ऐसे डॉट 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 प्लस xn, मतलब ऐसे कितने भी पद दे रखे हों, यहाँ तो 6 ही दे रखे हैं, 10 भी दे रखे होते हैं, उनको सबको अपन को ऐसे जोड़ते हुए जाना है। और n का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी 1 2 3 4 5 6 पद है तो 6 का भाग लगाना है आपको। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया आपने, लघु ये जो है यानी जिसमें एक चर दे रखा होता है, तो एक चर में वो समांतर माध्य यानी वो व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल है। और व्यक्तिगत जिसमें बारंबारता नहीं दे रखी होती है, इसमें बारंबारता नहीं दे रखी है, सिर्फ चर ही दे रखे हैं, तो उसको व्यक्तिगत श्रेणी का सवाल कहेंगे। और व्यक्तिगत श्रेणी के सवाल में इन पदों को जोड़ेंगे, पदों की संख्याओं का भाग लगा देंगे और आपको x बार ज्ञात हो जाएगा। समांतर माध्य ज्ञात करने का उसको संकेताक्षर क्या है, x बार है, ठीक है ना। तो समांतर माध्य का जो परिकलन कैसे करना है वो दो रूपों में करना है, असमूहित आंकड़ों का समांतर माध्य और समूहित आंकड़ों का माध्य। असमूहित का मतलब होता है जो ये पद दे रखे होते हैं, ये असमूहित है। और समूहित होता तो जहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, एक तो x चर दे रखा होता है, जैसे 10 20 30 40 50 60, और उसके साथ f दे रखी होती, फ्रीक्वेंसी जैसे बारंबारता आप कहते हैं, तो आपका समूहित चर हो जाता। ठीक है, मैं कॉपी से अलग से बताऊंगी, आज मैं इसी से बता रही हूँ। तो असमूहित आंकड़ों की श्रृंखला के समांतर माध्य प्रत्यक्ष विधि अभी बताई थी ना, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, इन सबको अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है एक उदाहरण, किसी कक्षा के छात्रों के अर्थशास्त्र में परीक्षा में प्राप्तांक प्रदर्शित करने वाले आंकड़ों में समांतर माध्य का परिकलन करें। तो 40 50 55 78 58 ये लिख रखा है, इसको अपन x1 x2 x3 x4 ऐसे करना है। यदि अपन इसको नहीं भी लिखे तो x सिग्मा x के द्वारा भी संबोधित कर सकते हैं। जहाँ आपने ये किया था ना अभी x1 x2, यानी कि आप इसको इस तरह से लिखकर और इसका टोटल लगा देंगे तो ये n आ जाए। इस सब का टोटल जो होता है उसको अपन शॉर्ट रूप में क्या कहेंगे, सिग्मा x। जैसे ये दे रखा है ना, इसको अपन इन सबको टोटल करने को क्या लिखेंगे, सिग्मा x। तो यहाँ और अपन भाग किसका लगाएंगे, n का। तो यहाँ पर ये सिग्मा x है, 40 50 90 90 और 55 145 145 और 78 को जोड़ेंगे और 58 को जोड़ेंगे। इस तरह से ये सबको टोटल जोड़ने के बाद उसमें कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 5 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा आपका 56.2 आंसर आएगा। तो औसत अंक कितने हो जाएंगे, 56.2। यदि इसी सवाल को अपन किसके द्वारा करते हैं, लघु कल्पित माध्य मानकर ज्ञात करेंगे। कल्पित माध्य ज्ञात करने का सूत्र जो होता है इसमें होता है a प्लस सिग्मा x, a प्लस जो होता है अपन को a प्लस करना है इसमें, और जो कल्पित माध्य ज्ञात करने के लिए इसमें a ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको सवाल बताती हूँ, जैसे कि उसके लिए मैं बाद में बताती हूँ आपको कि कल्पित माध्य से कॉपी में करके ही दिखाऊंगी। बस आपको यहीं तक ये समझना है, उसके बाद में बुक यूज़ नहीं कर रही मैं, उसके बाद कॉपी ही यूज़ करके मैं आपको बताऊँगी। इसलिए आप यहाँ तक बुक से समझ लें और उसके बाद इसको करें, ठीक है, ओके।